हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अपने चैनल के ऊपर दोबारा से एवेंजर्स एकेडमी की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसको हम ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर स्टार्ट कर चुके थे। तो उससे पहले मैं तकरीबन आपके साथ एवेंजर्स एकेडमी के 6 इश्यूज को कवर कर चुका हूं, जिसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पे हैंक पिम ने एक नई एकेडमी खोली है, जिसके अंदर उन्होंने उन बच्चों को लिया है जिनके ऊपर नॉर्मन ऑसबॉर्न के जरिए टॉर्चर किया गया था जब उसने अपनी पूरी की पूरी डार्क रेन को चला रखा था। और बेसिकली यहाँ पे हैंक पिम का मिशन ये है कि इन बच्चों को कल के लिए यानी कि फ्यूचर एवेंजर्स बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाने वाली है। लेकिन हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इसके जो बच्चे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। मतलब ये सारे के सारे बच्चे कोई सुपर हीरो माइंड के नहीं बल्कि कुछ खतरनाक किस्म के बच्चे हैं जिनके दिमाग के अंदर कुछ और ही चीज़ें चल रही होती हैं। तो हमारी जो लास्ट सीरीज थी जो हमने चैनल पे शेयर करी थी एंटमैन एंड द वास्प, उसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हैंक पिम जो कि वास्प बने हुए थे अब वो जायंट वैन बन चुके हैं। तो ये स्टोरी बेसिकली हमारी उसी के बाद से कंटिन्यू होगी और अब हम यहाँ पे हैंक पिम को वास्प वाले रूप में नहीं बल्कि जायंट वैन के अंदर देखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी टाइमलाइन हमारी चल रही है और इस वक्त क्या होते आ रहा है। लेकिन आप जरा से भी कंफ्यूज हो रहे हैं और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम अपने चैनल के ऊपर मार्वल कॉमिक्स की टाइमलाइन को फॉलो करते हैं। और अगर आप हमारी इस पूरी की पूरी टाइमलाइन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जायंट मैन की एक जबरदस्त किस्म की पिक्चर जो होती है उसको दिखाया जा रहा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हैंक पिम यहाँ पे अपनी कुछ पुरानी यादों को देख रहे होते हैं, यानी कि एक पिक्चर जिसके अंदर वो जायंट मैन बने हुए थे और उनके साथ वास्प भी मौजूद थी। और वहीं से अगले पल आवाज़ आती है तो तुम उसको मिस करते हो। हाँ, तो हैंक पिम अपने लैब के अंदर होते हैं और कहते हैं कि ओह टाइगरा सॉरी, तुम यहाँ पे अचानक। तो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं अचानक यहाँ पे आपके पास इसी तरह चले आया आपको बिना बताए। आई थिंक मेरे पैर ही कुछ इस तरह से बने हुए हैं कि मैं जब चल कर आती हूँ तो किसी को कुछ महसूस नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे बस इसीलिए आई थी ताकि जो विलियम के ऊपर आपने कुछ अगर टेस्ट वगैरह किए हैं तो उसके बारे में कुछ पता कर सकूँ। और हम देखते हैं कि बेसिकली विलियम यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि टाइगरा का बेटा है। और यहाँ पे थोड़ी सी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री चल रही है, तो मैं आपको आसानी से समझाना चाहूँगा, ना कि डायलॉग्स में फंसाना चाहूँगा। वो कुछ इस तरीके से कि बेसिकली टाइगरा और हैंक पिम एक तरह के रिलेशन के अंदर मौजूद थे कुछ टाइम पहले ही। जब वो एवेंजर्स इनिशिएटिव की टीम को लीड करा करते थे तो वो दोनों एक साथ हुआ करते थे। लेकिन दरअसल उस वक्त जो हैंक पिम हुआ करते थे वो हैंक पिम नहीं बल्कि एक स्क्रल हुआ करता था। और एक तरह से उन लोगों के बीच जो है बेसिकली शादी तक बात पहुंच गई थी और उनका बेटा पैदा हो गया था जो कि बिल्कुल दिखने में टाइगरा की तरह है, लेकिन उनके अंदर हैंक पिम का डीएनए भी मौजूद है, जो कि इनफैक्ट हैंक पिम का तो नहीं लेकिन एक स्क्रल का डीएनए है जो कि हैंक पिम की जगह पे मौजूद था। तो अब ये पूरी की पूरी सिचुएशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रही है क्योंकि हैंक पिम को ऐसा लग रहा है कि ये उनका बच्चा है और टाइगरा उनको ये बच्चा देना नहीं चाहती है। मतलब टाइगरा जानती है कि हैंक पिम एक कैसा इंसान है कि वो सिर्फ साइंस के अंदर ही लगा रहता है, वो अपनी बीवी को पीट चुका है पास्ट के अंदर, वो अपने दोस्तों से बदतमीजी कर चुका है। तो एक ऐसा आदमी नहीं है जिसको वो ऐसा फादर फिगर चाहिए अपने बच्चे के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें पूरी हमें दिखाई जा रही होती हैं कि किस तरीके से हैंक पिम उसके करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं और टाइगरा अपने बच्चे से दूर रखने की कर रही है उनको। तो इसी तरह हम देखते हैं कि हैंक पिम से बेसिकली टाइगरा यहाँ पे ये बात कह रही होती है कि वो ये नहीं चाहती कि वो उसको उनके साथ मिलके परवरिश उसकी करे, बल्कि वो बस ये चाहती है कि अगर कल को टाइगरा को कुछ हो जाता है तो उसके बाद अगर कोई इसको संभाले तो वो संभालें, लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि क्या मतलब, तुम ये क्या कहना चाहती हो। तो टाइगर कहती है कि मतलब अगर आप चाहें मेरे मरने के बाद तो आप इसको संभाल सकते हैं, आप इसका ख्याल रख सकते हैं, अगर आप इसको ख्याल रखना चाहें, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो उसके अंदर आपका आधा डीएनए मौजूद है। तो हैंक पिम बोलते हैं लेकिन तुमने अभी अभी तो कहा कि मैं इसका फादर नहीं हूँ बल्कि वो एक एलियन था। तो टाइगर बोलती है कि आप इस बात को जान ही दीजिए, मैं इस बात को करती ही नहीं हूँ। तो वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि चलो टाइगर, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, सच में अगर ये मैं इसको संभालूंगा तो मेरे लिए काफ़ी ऑनर की बात होगी, लेकिन क्या तुम्हारी इजाज़त हो तो क्यों मैं इसको पकड़ सकता हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि टाइगरा के बेटे के साथ वो थोड़ा सा करीब आने वगैरह की कोशिश कर रहे होते हैं और वहाँ पे टाइगरा देखती है कि किस तरीके से टेबल के ऊपर वो यहाँ पे जेनेट की तस्वीरों को देख रहे थे और वो उनसे उनके बारे में पूछती है क्या उसको वो मिस करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच यहाँ पे कुछ पुरानी बातों के ऊपर जो नज़रदारी जा रही होती है कि किस तरीके से पास्ट के अंदर हैंक पिम जो है येलो जैकेट बने थे इस बात को प्रूफ करने के लिए कि वो एक अल्फा मेल हैं। उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने की कोशिश करी थी जो कि वो खड़ूस किस्म के पहले हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा से अपने पूरे के पूरे इस येलो जैकेट वाले मेंटल को भी डिच कर दिया था। उसके बाद वो सिर्फ डॉक्टर हैंक पिम के नाम से जाने जा रहे थे और वो अपनी सिर्फ नॉर्मल पावर्स का इस्तेमाल करके सुपर हीरो वाले काम कर रहे थे। मतलब हैंक पिम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कॉमिक्स में इतने ज़्यादा कांड करें जिसमें से सबसे बड़ा कांड तो अल्ट्रॉन का है जो कि आज तक उनके सपनों में आके उनकी नींदों को हराम कर रखा है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर होने वाला अल्ट्रॉन एक ऐसा विलन है जो कि कभी मर नहीं सकता है और हमेशा ही वापसी लौट कर आता है। तो उसके पीछे भी डॉक्टर हैंक पिम का ही हाथ मौजूद है। तो देखा जाए तो हैंक पिम एक ऐसा कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स के अंदर जिसको एक सुपर हीरो से ज़्यादा लोग सुपर विलन की तरफ मानते हैं। वो अपने आप को कहता सुपर हीरो है लेकिन उसके काम सारे जो हैं सुपर विलन वाले ही हैं।
लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इन दोनों की बहस की वजह होती है वो ये होती है कि हैंक पिम ने, जैसा कि हमें ये बात पहले भी बताई थी जब सीज वगैरह के इवेंट चल रहे थे, कि वहाँ पे बेसिकली जेनेट वैन डाइन जो है वो मरी नहीं है, बल्कि वो एक अलग तरह की रियल्म के अंदर चले गई है जहाँ पे उसकी बॉडी जो है एक ऐसी स्टेट के अंदर है कि वो स्टेबल नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि हम हैंक पिम बताते हैं कि अब वो फाइनली रेडी हो चुकी है और हम उसको वापसी लाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से दूसरे दिन शिफ्ट होते हैं जहाँ पे खतरनाक किस्म का विलन क्रील कार्ल AKA क्रशर AKA द एब्जॉर्बिंग मैन, ये जो कि है मार्वल कॉमिक्स में होने वाला एक बहुत ही खतरनाक किस्म का विलन है, उसको पकड़ के यहाँ पे एक फैसिलिटी के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे किसी और की नहीं बल्कि एवेंजर्स एकेडमी की निगरानी में की जा रही हैं, जहाँ पे एवेंजर्स एकेडमी के बच्चे कुछ नया सीख पाएंगे कि किस तरीके से एक पूरी की पूरी फैसिलिटी से जब एक विलन को ट्रांसफर किया जाता है तो उनको किस तरीके से सारी की सारी चीज़ों को फॉलो करना है, और दूसरा ये कि एक विलन को सेफ्टी तक वहाँ पे ले जाया जा सके। और ये बात देख के हम देखते हैं कि स्ट्राइकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि ये अपॉर्चुनिटी उनको मिली है, इसका मतलब कि उनको बहुत ज़्यादा फेम मिल रही है और वो काफ़ी बड़े सुपर हीरोज बन चुके हैं। तो जस्टिस बोलता है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है स्ट्राइकर, तुम्हें बस वहाँ पे इसलिए बुलाया गया है ताकि तुम लोग इस सबको देख के सीख सको, और अगर वैसे भी वहाँ पे कुछ होता है तो वहाँ पे तुम्हारा कोई काम नहीं है, क्योंकि आयरन मैन और थॉर भी वहाँ पे कुछ सेकंड्स के अंदर पहुँच जाएंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक खाली प्रिजनर को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए आयरन मैन और थॉर जैसे सुपर हीरोज को आना पड़ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक किस्म का विलन है जिसको बहुत लोग हल्का लेने की कोशिश करते हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि जिस तरीके से उन्होंने इस कॉमिक के अंदर उसकी इज्जत को दिया है अब्जॉर्बिंग मैन को, वो सच में बहुत ही औसम है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जस्टिस बेसिकली हैंक पिम से जेनेट वैन डाइन वाले केस के ऊपर बात कर रहा था कि आखिरकार वो उसको वापसी लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या उन्होंने सारी की सारी चीज़ों को कंसीडर कर लिया है। तो हैंक पिम बोलते हैं कि वेल इसके बारे में हमने कुछ डिस्कशन तो ज़रूर करी है, लेकिन एक बार जब हम इस सारे के सारे मामले से लौट कर वापसी आ जाएं तो हम इसके ऊपर आराम से बात करेंगे। तो वहीं से जोकोस्टा बोलती है कि वैसे जस्टिस तुम्हारा परेशान होना यहाँ पे बनता भी है, क्योंकि मैंने अपने सारे के सारे नंबर्स को रन कराया और मैं यही कहूँगी कि इसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो जस्टिस बोलता है कि तुम ये बात जोकोस्टा उनको जाके क्यों नहीं बताती हो। तो जोकोस्टा बोलती है कि मैं उनके साथ ये सब बताने की ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन हमारे बीच एक तरह का रोमांटिक रिलेशनशिप रह चुका है जो कि अब चीज़ों को काफ़ी मुश्किल बना रखा है, और मैं जेनेट के बारे में ज़्यादा मना इसलिए नहीं कर सकती हूँ वरना हैंक पिम को ऐसा लगेगा कि शायद मुझसे जेलस हो रही हूँ और मैं जेनेट को कभी यहाँ पे लाना ही नहीं चाहती हूँ। मैंने हेनरी को उस वक्त सपोर्ट करा था जब उसने मुझे बताया कि किस तरीके से उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक अलग तरह की डायमेंशन अंडर स्पेस के अंदर स्कैटर्ड हुए हुए हैं, तो मैंने उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करी थी उस चीज़ को समझने के अंदर। मेरे पर्सनैलिटी मैट्रिक्स जो है वो बेस करते हैं जेनेट वैन डाइन के ही ब्रेन पैटर्न्स के ऊपर, मुझे बनाया गया था जेनेट वैन डाइन के ही ब्रेन पैटर्न्स को देखते हुए, तो इसलिए उसी का इस्तेमाल करते हुए हेनरी पिम ने उनके सारे के सारे पार्टिकल्स को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश करी ताकि उनको एक स्टेबल फॉर्म में लाया जा सके। और ये इन्फिनाइट मेंशन जिसके अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये एक तरह का नर्वस सिस्टम है जो कि जेनेट वैन डाइन की बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है और उसको हमारी इस रियलिटी से एंकर करके रखा हुआ है ताकि उसकी ये बॉडी इस पूरे के पूरे अंडर स्पेस के अंदर कहीं फेड अवे ना हो जाए। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि अगर हमें जेनेट वैन डाइन को वापसी लेकर आना है तो हमें थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। अभी उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा रेडी नहीं हुई है कि हम उसको इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर लेकर आ सकें। अगर हम जल्दी करने की कोशिश करें तो उसके कुछ बहुत ही खतरनाक किस्म के अंजाम हमारे सामने आ सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे जेनेट वैन डाइन का एक ब्रेन डैमेज हो जाए और उसको हम ठीक भी ना कर सकें। तो वहीं से जस्टिस बोलता है तो आखिरकार हैंक पिम इसके लिए इंतजार क्यों नहीं कर रही हैं। तो जोकोस्टा बोलती है क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली अगर बात की जाए तो अगर इस पूरे की पूरी चीज़ के लिए हमने इंतजार करा तो इसमें सालों का वक्त लग सकता है उसके पूरे के पूरे माइंड को ठीक होने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम सिर्फ इंतजार ही करते रहें और ऐसा कभी हो भी ना और वो ठीक भी ना हो। और हैंक पिम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि वो अपनी आंखों के सामने अपनी वाइफ को देख रहे हैं और उसके बावजूद सिर्फ इंतजार कर रहे हैं और उसको फेल करते जा रही हैं। और जैसा कि मेरे पास जेनेट वैन डाइन के ब्रेन पैटर्न्स मौजूद है तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से समझती भी हूँ, और मेरे हिसाब से जेनेट भी एक ऐसी औरत थी जो कि कभी भी ये बात प्रेफर नहीं करेगी कि उसको ब्रेन डेथ सिचुएशन के अंदर इसी तरह सारी की सारी इटर्निटी के लिए छोड़ दिया जाए, बल्कि एक कोशिश करके अगर उसको बचाया जा सकता है तो बचा लिया जाए, वरना उसको हमेशा के लिए वहां से जाने देना चाहिए। और इसी तरह उस ट्रांसपोर्ट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एब्जॉर्बिंग मैन को लेकर जाया जा रहा होता है, और हैंक पिम बताते हैं कि एब्जॉर्बिंग मैन जो है वो हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमीज में से एक है। बस उसकी जो सबसे बड़ी प्राइमरी वीकनेस है वो ये है कि वो अभी भी दिल से सिर्फ एक छोटा मोटा क्रिमिनल ही है जिसको मोटिवेट करती है ग्रीड और रेवेंज, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो वहाँ से फिनीस बोलती है कि अगर वो इतना ही ज़्यादा डेंजरस है तो हम आखिरकार उसको जान से क्यों नहीं मार देते हैं जबकि वो इतना ज़्यादा हेल्पलेस हुआ है। तो इसे रेप्टाइल बोलता है कि हेलो फिनीस, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है, उसके जरिए ही सारी की सारी चीज़ें की जाती हैं। तो वहीं से हम देखते हैं कि हैजमेट भी बोलती है कि ज़रा इसकी बातों को तो सुनो, ऐसा लगता है कि ये शायद अभी भी अपनी स्कूल की क्लास के अंदर बैठा हुआ है। तो इन सारी की सारी बातों से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे ये जो सारे के सारे बच्चे हैं इनमें से कुछ का दिमाग कुछ ज़्यादा ही आउट चल रहा है, जो कि बिल्कुल अपनी पावर्स के नशे में धुत हो चुके हैं और वो ये समझ रहे हैं कि वो किसी भी इंसान से अगर मुकाबला करें तो उसको आसानी से हरा सकते हैं, उसको मार सकते हैं, उनके हाथ में सारी की सारी पावर्स आ चुकी हैं। तो इसी तरह हैंक पिम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उनका काम यहाँ पे किसी से बदला लेना, किसी को जान से मारना या किसी को सज़ा देना नहीं है। बस उनका काम ये है कि उनको इस तरह के लोगों को उस तरह की जगहों के ऊपर पहुँचाना है जहाँ पे वो किसी को नुकसान ना पहुँचा सकें, और उस हिसाब से उनको सजाएं दी जाती हैं।
और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सामने वाला ओपोनेंट कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर उनका दिमाग एक इंसानी दिमाग है तो उसके अंदर कोई ना कोई वीकनेस जरूर होगी, बस आपको उस वीकनेस को तलाश करने की जरूरत है और उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहीं पे अगले पल हम देखते हैं कि जब यहाँ पे सारे के सारे लोग बात कर रहे होते हैं और वहाँ पे मेटल जो मौजूद होता है, अचानक हम देखते हैं कि उसके हाथ के इशारे से वहाँ पे उसकी जो पूरी की पूरी चेन होती है वो हिलना शुरू हो जाती है। और हम ना जाने देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे मेटल जो होता है बेसिकली उसकी चेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अगले पल जो उसकी वहाँ पे चेन और बॉल होती है वो जाके सीधा उसके केज के ऊपर लगती है। और हैंक पिम बोलते हैं कि मेटल आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो? तो मेटल बोलता है कि मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लगता है कि कुछ गलत हो गया है, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे वो पूरा का पूरा शीशा टूट चुका होता है और अगले पल वो गाड़ी जाके एक जबरदस्त किस्म के पोल के अंदर ठुकती है। और वहीं से 90 सेकंड के बाद हम देखते हैं कि हैंक पिम उस गाड़ी से बाहर निकल रहे होते हैं काफी बुरी हालत में। और अब एब्जॉर्बिंग मैन यहाँ पे जो है आज़ाद हो चुका है और वो खतरनाक किस्म का एक जायंट मॉन्स्टर बन गया है, जिसने अलग अलग चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और ये पूरी की पूरी टीम भी उसको रोक नहीं पा रही है। और हैंक पिम बोलते हैं कि नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा देर हो गई है। तो टाइगर बोलती है कि हैंक क्या तुम जाग गए हो? तो हैंक बोलते हैं कि बच्चे ठीक हैं कि नहीं? तो वहीं से टाइगर बोलती है कि फिनिस और रेप्टाइल जो है वो बेहोश हो चुके हैं, मैं उनको फौरन मेड बे की तरफ लेके जा रही हूँ। तो हैंक पिम बोलते हैं कि ये बताओ कि कौन आ रहा है, आयरन मैन, थॉर? तो टाइगर बोलती है कि कोई नहीं आ रहा। तो हैंक पिम बोलते हैं कि क्या मतलब? तो टाइगर बोलती है कि जार्विस ने बताया कि इस वक्त एवेंजर्स तो इस डायमेंशन के अंदर भी मौजूद नहीं है, बल्कि वो कहीं और ही गए हुए हैं, और कोई सिल्वर और स्पीड बॉल भी ना जाने इस वक्त कहाँ है, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता। मेरे ख्याल से अब मामला काफ़ी बुरे हो चुके हैं। और हम देखते हैं कि वहीं से ज़बरदस्त तरीके से एब्जॉर्बिंग यहाँ पे सारे के सारे लोगों को पेल रहा होता है और कहता है, तो तुम लोगों मेरे लिए ये नई चीज़ लेकर आए हो, न्यू वॉरियर्स की एक नई टीम, कम ऑन, मेरी थोड़ी तो इज्जत करो। एक लड़की जो कि गैस के अंदर बदल सकती है, आई हेट गैस। हर कोई मुझे इस गैस को सुंघा के सुलाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन अब मेरी नींद काफ़ी पूरी हो चुकी है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एब्जॉर्बिंग मैन अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और वो इन बच्चों को भी बच्चा नहीं समझ रहा बल्कि बड़ों की तरफ पेलना शुरू कर चुका है। और हम देखते हैं कि स्ट्राइकर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बेसिकली एब्जॉर्बिंग मैन, क्योंकि वो एब्जॉर्बिंग मैन है तो वो इस इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया बच्चे इस छोटे से वोल्टेज के लिए, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने ज़्यादा यूजलेस हो सकते हो। खैर, इसके अलावा और यहाँ पे कौन मौजूद है? ओहो हो, ज़रा इसकी तरफ देखो, ये हुई ना बात, क्या तुम रेडियो एक्टिव हो? कम ऑन स्वीटहार्ट, मेरे पास जरा आ जाओ, तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की साबित हो सकती हो। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एब्जॉर्बिंग मैन जो है हेजमट को अपने हाथों के अंदर पकड़ लेता है और वहीं से आवाज़ आती है कि बस अब बहुत हो चुका है क्रील, उसको फ़ौरन से अकेला छोड़ दो। और वहीं से वो बोलता है कि पिम, ये तुम हो? और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे हैंक पिम अपने सूट के अंदर आते हैं और जायंट मैन बनते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये जायंट मैन है तुम्हारे लिए। और अगले पल हम देखते हैं कि वो इसको ज़बरदस्त किस्म का पंच मार के सीधा पानी के अंदर लेकर आते हैं और वहीं से वो कहता है, जरा देखो तो तुम अपने पुराने यूनिफॉर्म के अंदर आ चुके हो, लगता है कि आज तो काफी मजा आने वाला है। और ये तो मुझे तुम्हें कहना ही पड़ेगा कि तुम अपने आप को जब वास बुला रहे थे, कम ऑन मैन, वो तुम्हारे पर बिल्कुल भी नहीं जच रहा था, इसके अंदर कम से कम तुम जज तो रही हो। वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि वास एक जेंडर न्यूट्रल टर्म है, अगर तुम कभी स्कूल गए होते तो तुम्हें पता होता इस बारे में, लेकिन तुम्हें क्या पता। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो जैसे कि पानी के अंदर मौजूद होते हैं तो एब्जॉर्बिंग मैन उस इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर को इस्तेमाल करके हैंक पिम को एक जबरदस्त किस्म का झटका मारता है और कहते हैं कि हाँ, मैं कोई साइंस गाय तो नहीं हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि पानी के अंदर जब बिजली छोड़ो तो क्या होता है। और मैं हमेशा स्कूल में तुम जैसे नर्ड्स को इसी तरह बुली किया करता था, पथेटिक। तुम मेरे लिए सिर्फ आज तक पथेटिक रहे हो और मैंने तुम्हें इसके अलावा कुछ समझा भी नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि तुम एक इतने बड़े लूजर हो कि तुम अपने आप को लूजर कभी समझते ही नहीं हो, और हम जैसे लोग तुम्हें आके हमेशा यही बताने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें आखिरी बार समझा ही दूं कि तुम कौन और तुम्हारी क्या औकात है। लेकिन ये देख के हम देखते हैं कि हैंक पिम को वहाँ पे गुस्सा आता है और वो सीधा एब्जॉर्बिंग मैन को लेके एक बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, लेकिन वो वहाँ पे घुसते नहीं बल्कि अचानक वहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली हैंक पिम उसको पकड़ के अपनी पावर्स की मदद से उसको अलग अलग डायमेंशंस के अंदर ट्रैवल करते हुए ले जा रहे होते हैं। और हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं माइक्रोवर्स के अंदर, जहाँ पे उनको बहुत ज्यादा छोटा कर चुके हैं। तो वहीं से एब्जॉर्बिंग मैन मिलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने आप को शेयरिंग करके मुझे यहाँ कहीं फंसा के चले जाओगे? ऐसा नहीं हो सकता है, जब तक तुम मुझे छुए हुए उसका मतलब ये है कि तुम्हारी पावर्स भी अब मेरी हो चुकी हैं, तो इसलिए मैं अपनी मर्जी से जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली एब्जॉर्बिंग मैन ने हैंक पिम की पावर्स को चोरी कर लिया सिर्फ उनको छू के, और वो अगले पल यहाँ पे बड़ा होकर वापसी इस वर्ल्ड के अंदर आ जाता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे बड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है तो वो रुक ही नहीं रहा होता और सिर्फ बड़े पे बड़ा ही हो जा रहा होता है, और हैंक पिम उसको अपनी सारी की सारी पावर्स दे रहे होते हैं ताकि वो बड़ा ही होते जाए। और कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी पावर्स को चखने का इतना ही ज़्यादा दिल चाह रहा है तो क्यों ना तुम उनको पूरी तरीके से चखो, और मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ कि असल में मेरी पावर्स हैं क्या। मैं तुम्हें एक ऐसी रियलिटी को एक्सपीरियंस कराऊंगा जो कि तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। मैं तुम्हें आज एक ऐसी टेरिटरी के अंदर ले जाने वाला हूँ जो कि किसी भी इंसान के लिए सोचने के लिए भी इम्पॉसिबल है, द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मैं एक ऐसे स्केल के ऊपर काम करता हूँ जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। वेलकम टू माई वर्ल्ड वेयर द रियल जायंट्स लिव। और हम देखते हैं कि हैंक पिम अपने साथ यहाँ पे क्रशर क्रील यानी कि एब्जॉर्बिंग मैन को कहीं और नहीं बल्कि उस रियल्म के अंदर ले आते हैं जहाँ पे सारी की सारी कॉस्मिक एंटिटीज जो हैं वर्क करती हैं।
ये वो पूरी की पूरी जगह है जिसको हमने पहले भी माइटी एवेंजर्स की पूरी सीरीज के अंदर देखा था कि हैंक पिम बेसिकली इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि वो इटर्निटी से जाके मिलते हैं, जहाँ पे इटर्निटी उनके इस पूरी की पूरी चीज़ को देख के इतना इंप्रेस होता है कि अगले पल वो उनको साइंटिस्ट सुप्रीम का खिताब दे देता है। और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर हैंक पिम दोबारा से उसी ट्रिक का इस्तेमाल करके क्रशल क्रील को यहाँ पे ले आए हैं एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज़ के रेलम के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि ए रोज इन बिटवीन अर लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे ज़बरदस्त किस्म की एंटिटीज़ मौजूद हैं। और ये देख के हम देखते हैं कि एब्जॉर्बिंग मैन का दिमाग खराब होने हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं देखना है, प्लीज़ ये सब बहुत गलत है, प्लीज़ इसको रोक दो। और हम देखते हैं कि वहीं से हैंक पिम बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ये सब बंद कर दूं तो सारी की सारी पावर जिसको तुमने एब्जॉर्ब करा है उसको फ़ौरन से अपने पास से हटा दो और अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर रिटर्न कर जाओ। और हम देखते हैं कि ये देख के वहाँ पे एब्जॉर्बिंग मैन वापसी हार मान जाता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे लोग पहुँचते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और वहीं से जोकोस्टा बोलती है, हेनरी आखिरकार तुम सोच क्या रहे थे, इतनी जल्दी इतने बड़े साइज़ के अंदर जाना ये तुम्हें जान से मार सकता था। तो हैंक पिम बोलते हैं कि मैं जानता हूँ लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी और ना ही हमारे पास कोई इस वक्त प्लान था उसको रोकने का। मैं जानता था कि उसकी क्या कमजोरी और मैंने उसी का इस्तेमाल करा। तो वहीं से मेटल बोलता है कि हे डॉक्टर पिम, ये तो आज तक की सबसे ज़्यादा कूलेस्ट चीज़ है जो कि आपने करी है। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे लोग आते हैं और उसको वहाँ पे डिटेन करके आगे की तरफ ले जा रहे होते हैं और कहते हैं कि क्रील तो अपने घुटनों के ऊपर आ जाओ फौरन से और किसी चीज़ को छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहीं से एब्जॉर्बिंग बोलता है कि देखो पिम, वे ज़रा रुक जाओ, तुम एक हीरो हो और तुम मेरी मदद कर सकते हो, तो मुझे इनके हाथों मत सौंपो। ये लोग मेरे दिमाग के ऊपर मुझे बेहोश करके कि ना जाने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं जिसको मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरी मदद कर सकते हो, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने मत दो, प्लीज़ तुम मुझे अपने साथ रख लो लेकिन इनके साथ मत जाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि हैंक पिम वहाँ पे अगले पल उसको राफ्ट सुपरह्यूमन प्रिजन के अंदर छोड़ देते हैं और बेसिकली वो उसके लिए एक ऐसा खास तरह का प्रिजन बनाया है जो कि लिक्विड से बना हुआ है, यानी कि एब्जॉर्बिंग मैन पानी को अगर एब्जॉर्ब करेगा तो वो लिक्विड के अंदर ही ट्रांसफॉर्म होगा और वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और ये लिक्विड इस तरह का लिक्विड है जिसको वो अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं, उसके अंदर से विंडोज़ खोल सकते हैं ताकि उसको खाना पीना वगैरह जो है उसके ज़रिए दिया जा सके। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है हैंक पिम की, जो कि आप देख रहे हैं कि वो चाहे कैसे भी इंसान क्यों ना हो, लेकिन जब बात इन्वेंशंस की आती है तो हैंक पिम, टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड कुछ ऐसे लोग हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो कि हमेशा ही हमें सरप्राइज कर देते हैं। तो वहीं से वो गार्ड बोलता है कि आप सच में एक बहुत ही बढ़िया आदमी हैं डॉक्टर पिम, मतलब उसने अभी अभी आपको जान से मारने की कोशिश करी लेकिन उसके बावजूद भी आप उसकी इतनी ज़्यादा मदद कर रही हैं। तो हैंक पिम बोलते हैं कि ये सब मैंने उसके लिए नहीं किया है। और इसके बाद हम अगले पल यहाँ से हैंक पिम की लैब के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे इसी चीज़ के ऊपर अब बहस चल रही है कि उनको बेसिकली जैनेट वैन डाइन को वापसी लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो वहीं से जस्टिस समझाने की कोशिश करता है हैंक पिम को और हैंक पिम को ये बात अब समझ में आ जाती है और कहते हैं मेरे ख्याल से तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये सब करने का अभी वक्त नहीं आया है, क्योंकि आज मैं क्रशल क्रील को सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए ओवर स्पेस के अंदर लेकर गया तो उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया था, उसको नहीं संभाल पाया। और जैनेट वैन डाइन उस डायमेंशन के अंदर न जाने कितने महीनों के अंदर से मौजूद है और अगर हम उसको इस स्टेट के अंदर अभी यहाँ पे फ़ौरन ले आएंगे तो ना जाने वो इस सबको किस तरीके से कॉम्प्रीहेंड करेगी और हो सकता है कि मामला और ज़्यादा ख़राब हो जाएँ। तो इसका मतलब यही है कि अभी हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, बल्कि तैयार तो क्या हम इसके करीब भी नहीं हैं। क्या मुझे यहाँ पर तुम लोग कुछ देर अकेला छोड़ सकते हो? तो जो कोस्टा बोलती है कि ऑफ कोर्स हेनरी, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बोलना। और इस तरह हैंक पिम वहाँ पे अकेले में इस बात का फैसला करते हैं कि बेसिकली अब वो कोई डिसीजंस वगैरह नहीं लेंगे, इसके बारे में कोई सेकंड थिंकिंग वगैरह नहीं करेंगे। अब उनके लिए बेहतर यही होगा कि उनको अपनी ज़िंदगी जैनेट के बगैर जीना सीखनी होगी। वो इस तरह जैनेट के आसरे में अपनी ज़िंदगी को होल्ड बैक करके नहीं रख सकते हैं, ना ही उसको बार बार लाने के लिए कुछ अजीब व गरीब कोशिशें करेंगे जिसके ज़रिए मामलात और ज़्यादा ख़राब हो जाएँ। तो इसलिए वो आखिरी बार यहाँ पे जैनेट को आई लव यू वगैरह बोलते हैं और इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को शट डाउन करके कमरे से बाहर आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ से हैंक पिम जाते हैं तो वहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि वेल जो होती है वो उस कमरे के अंदर अपनी गैस वाली फॉर्म के अंदर मौजूद होती है, जो कि ये सब कुछ देख रही होती है। टू बी कंटिन्यूड।